स्वागत है आपका एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब शुरुआत करेंगे शो के वो पड़ाव की जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं और लाइव उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। और इस बीच अगर आप भी शो देख रहे हैं लाइव और अपने सवाल हमसे पूछवाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पे जो आपके आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे मौजूद हैं पंकज मठपाल, एमडी अपना मनी मैनेजर्स, और साथ ही नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित कंसल्टेंसी। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और दर्शकों के साथ जुड़ना भी शुरू करना होगा हमें, क्योंकि दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैडम जी। बताइएगा, आप रिटायर हो गए? हाँ मैडम जी, मैं रिटायर हो गया हूँ 2017 में। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। आपने जी आपने अपना कुछ पोर्टफोलियो हमारे पास भेजा हुआ है, तो हाँ जी मैम। रिटायरमेंट के बाद आपकी कमाई चल रही है? आप कुछ और भी हाँ, कर रहे हैं? कमाई चल कोई रही इनकम है। सोर्स है? पेंशन आ रही है। पेंशन आ रही है, अच्छा चलिए ठीक तो है। तो अभी आप 35,000 के SIP कर रहे हैं। आपने अपने लिए एक लार्ज एंड मिड कैप लिया हुआ है LIC का, निपॉन का स्मॉल कैप है, GM का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का मिड कैप है, SBI एनर्जी है, क्वांट का एक्टिव है। और इसके अलावा आपको 28 लाख लमसम भी डालने हैं 10 साल के लिए। मौजूदा पोर्टफोलियो जो है ये आपने कब से बना रखा है सर? ये मैडम जी मैंने तकरीबन 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। कोई सलाहकार से सहायता ली है क्या? हाँ हाँ, सलाहकार से लिया था। आपका वीडियो देखता था यूट्यूब पे। जी जी। और यूट्यूब पे आपका ET स्वदेश नाउ भी चैनल भी देखता हूँ। बढ़िया सर। तो आपका ये वीडियो देख के बनो फाइनेंस मिनिस्टर, उसको देख के मैंने आपसे ये जो पोर्टफोलियो बनाया था कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डालें, फ्लेक्सी कैप में कुछ पैसा, ठीक है। उसको जी जी मुताबिक जी मैंने SIP स्टार्ट जी। किया हुआ है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप चैनल को फॉलो करते हैं, आपने शो देखा और सीखा आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी। 10 साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है और इनकम के सोर्स के तौर पे आपके पास केवल एक पेंशन है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बावजूद आपने थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया है, वो भर भर के मिड कैप स्मॉल कैप्स डाले हुए हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव तो है, लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि इस पोर्टफोलियो से आपको किस तरह की कमाई की मंशा है? आप क्या करना चाहते हैं? 10 साल तो आप कह रहे हैं कि आप बने रहेंगे, पर उद्देश्य क्या होगा इस पूरे पोर्टफोलियो का? अभी तो आपकी उम्र 58 साल की है, आपने जो जानकारी हमें दी है। उद्देश्य स्पेशल तो कोई है नहीं मैडम, बस ये था कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उससे अच्छा रिटर्न मिलता रहे। बढ़िया, अच्छा चलिए। मेरे ख्याल से ये एक विचार अपने आप में काफ़ी तरह से पूर्ण है आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करने के लिए। इक्विटी मार्केट से आप परिचित हैं क्या? आप डालते हैं शेयर्स में भी, पैसे डालते हैं, खरीदते हैं आप शेयर्स? हाँ, खरीदता हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बाजार के रिस्क को आप समझते हैं। यस, समझता हूँ मैम। अच्छा, आपने जब ये पोर्टफोलियो बनाया, जिस भी सलाहकार के पास आप गए, उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, आप क्यों इक्विटी ओरिएंटेड और इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं? क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई है? हाँ, वही है। तो हाँ। उन्होंने बोला डेट में भी डालो और कुछ कम्युनिटी में डालो। डेट उसके में भी है बाद आपके पास? डेट में हाँ जी, फिक्स इनकम में क्या है? फिक्स इनकम में क्या है? कुछ है, पैसा कुछ जमा है मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। सीनियर तो सीनियर अच्छा, आपके पास वो भी है यस। और बाकी आपने कमोडिटीज़ में भी डाल रखा है। तो आपकी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का आपने अपने पोर्टफोलियो के लेवल पर ध्यान रखा हुआ है। फिलहाल आपको केवल इन फंड्स पे सलाह चाहिए और 28 लाख रुपए आपको 10 साल के लिए कहाँ डालने हैं वो आपको समझना है। और 10 साल में कितना इकट्ठा करना है उसके ऊपर कोई अभी फिलहाल आपने थॉट नहीं डाला है ना? मैडम जी मैंने अभी 28 लाख रुपए अभी वन टाइम इन्वेस्ट करना है। हाँ, वो मैं समझ गई, वो मैं समझ गई। वो और ये 35,000 की SIP आपकी चल रही है, 10 साल तक इसको आप चलाएंगे। SIP बढ़ाने की मंशा है? हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल बढ़ेगी। तो 10 साल के बाद कितनी कमाई चाहिए इस पोर्टफोलियो से? नहीं, ये पूछा कि 10 साल में कितना हो सकता है, बस। चलिए, आप जानना चाहते हैं कितना हो सकता है।
ऑल राइट, आपको जब भी आपके फाइनेंशियल प्लानर ने ये फंड्स बताए और रणनीति बताई तो उन्होंने कितना आंका था? 10 साल के बाद कितनी कमाई बताई उन्होंने? उन्होंने एवरेज बताया था 12% मिल सकता है। चलिए, ठीक है। करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत। तो पंकज जी, जितना हो सका मैंने आपके लिए इनके पोर्टफोलियो का समाधान या इसको आसान बनाने की कोशिश की है सवाल पूछ के, बिकॉज मुझे एक ये डर लग गया ना, क्योंकि इनकी उम्र 58 साल इन्होंने लिखी और ये रिटायर भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इतना रिस्क था इनके पोर्टफोलियो में, बट अच्छा है इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करवा ली और आर्थिक सलाहकार के पास से इन्होंने सलाह मशवरा करके वो फंड्स डाले। हालांकि मुझे अब भी बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं इनके फंड्स, बट आप बताइए कि क्या बदलाव करने चाहिए इनको अगर ज़रूरत है तो। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, आपने काफी आसान कर दिया। और मुझे लगता है कई बार ना आजकल हम लोग टेक्निकल मतलब ये वर्चुअली शो करते हैं, तो अगर कभी जी। ऐसा हो कि आवाज ना पहुंचे तो आप सारा कुछ एज एन एक्सपर्ट पूरा समझा भी सकती हैं। सब आपने जो सब कहा सब आप बिल्कुल ही से मैं सीखा इत्तेफाक हुआ रखता है। हूँ आपकी बात से। जी और थैंक यू वेरी जी, मच सब आप ही कविता जी। लोगों से और सीखा है आज इतने सालों नितेश, में शो करते करते। दर्शक तो सीखते ही सीखते हैं, हम भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। थैंक यू बताइएगा कविता सर। जी। और आज नितेश बुद्धादेव जी भी हमारे साथ में हैं, शायद पहली बार इस शो जी पर एज एन एक्सपर्ट, तो उनका भी मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णा जी, जैसे अभी कविता जी बोल रही थी, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि क्या है, जब भले ही आप जानते हैं मार्केट को और आपने कहा कि आपके पास समय भी है, लेकिन क्या होता है कि पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क को समझना जरूरी होता है। आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप में काफी एक्सपोजर है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे आपके पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, अक्सर हम देखते हैं कि जो अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका झुकाव ज्यादा लार्ज कैप की तरफ होता है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे यहां पर मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो फंड अच्छा है, बट क्या वो आपके लिए सही है ये फ्लेक्सी कैप, या फिर आपको ऐसा फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए था जहां पर लार्ज कैप ज्यादा होता? तो ये बातें देखनी भी जरूरी होती हैं। बट एनीवे, आप क्योंकि पहले से निवेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं रिस्क को, आप इनमें बने रहिए। लेकिन जो लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है 28 लाख, और आपने कहा कि क्या मैं इन्हीं में कर लूं, तो इनमें तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको इन फंड्स में ऐड करना चाहिए। उसके लिए मेरी राय ये होगी इस वक्त पर, खास तौर पर आपको लार्ज कैप में और कुछ हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि आपने कहा आप समझते हैं मार्केट को, तो अगले 1-2 साल के बाद में आप स्विच भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मार्केट में थोड़ा सा वैल्यूएशन मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी हुई है, तब आप थोड़ा मिड कैप को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के मैं स्कीम बताता हूं आपके लमसम अमाउंट के लिए। तो एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, इसे आप कंसिडर कीजिए, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये भी लार्ज कैप पैसिव फंड है, इसमें कीजिए। और हालांकि लमसम कह रहे हैं आप, फिर मैं कहूंगा कि आप 1-2 महीने में इस पूरे पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, एक ही दिन में ना करें, तो आपको इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों ही सिचुएशन का फायदा मिल जाएगा। तो यहां पर करें। दूसरी बात ये, जैसा आपने कहा कि 12% के हिसाब से आपको आपको आपके एडवाइजर ने कैलकुलेट करके बताया, तो ये सही है, 12% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और करीब मेरे हिसाब से 60-70 लाख रुपए आपके एसआईपी के हिसाब से बन सकते हैं। और प्लस आप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं भी लमसम, इसको कम से कम आप 3 से 4 गुना हो जाए, ऐसी उम्मीद लेकर चलिए। अगर आप खैर आप 10 साल की बात कर रहे हैं, हाँ, तो तीन गुना तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पैसा बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क को भी ध्यान में रखिए। चलिए, तो यहाँ पर एक बेहतरीन रणनीति जहाँ पर आपको लार्ज कैप्स और हाइब्रिड्स में थोड़ा सा अपने पैसे पार्क करने की सलाह दी जा रही है। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप आपको रेकमेंड किया जा रहा है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स पंकज जी के मुताबिक आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और ख़ासतौर से क्योंकि 28 लाख आपको लमसम भी डालना है, तो 2 से 3 महीने के अंतराल में आपको जो है किश्तों में वो पैसे बाजार में डाल देने हैं। ऑल द बेस्ट कृष्णपाल जी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। अली मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। चलिए, शायद उन्होंने हमारी कॉल होल्ड पर डाली हुई है। जब उनसे बातचीत होगी, जब वो फोन लाइन पर आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन नितेश के पास है ये सवाल। और नितेश, शो में पहली बार आप शिरकत कर रहे हैं, स्वागत है आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कॉलर्स और हमारा शो भी पसंद आए। इस बीच अली मेरे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। अली, नमस्कार।
या नमस्कार कविता, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं? सो बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है? मेरी क्वेरी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी एक। जी, आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स बिल्कुल सक्षम हैं आपकी पूरी तरह से हर पैमाने पर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। बताइए ना। या एग्जैक्टली ये जो 15 साल पहले मैंने एक यूलिप प्लान लिया था बिरला सन लाइफ का। हाँ, और ठीक उसके है। बाद 3 साल तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसका बहुत नेगेटिव रिटर्न रहा था। ये 2009 हाँ की जी। बात है। तो जी। ये मुझे मनी मेनार करके कंपनी थी, उसने चेप दिया था ये प्लान। खैर उसके बाद में 5 ओहो। साल तक मैंने उसको पे किया और पे करने के बाद भी वो रिटर्न उसका नेगेटिव ही रहा, बट मैंने उनको पॉलिसी जी। सरेंडर कर दी थी। समहाउ जी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट दैट एंड उन्होंने वो मुझे कुरियर से वापस करके भेज दिया कि आप इसको कंटिन्यू करो और यू विल गॉट द रिटर्न। एट लास्ट अभी 1 महीना पहले मैंने उसको रिटर्न देखा, तो जो टोटल अमाउंट आई पेड दैट वुड बी अराउंड मोर देन 2,25,000 और 2,02,500 के करीब मैंने पे किया। तो जी। बेसिकली अभी जो मुझे अमाउंट मिल रहा था 15 साल के बाद में, दैट वुड बी अराउंड 3,15,000 के आसपास मिल रहा था आफ्टर 15 ईयर्स। उस वक्त में निफ्टी जो है 3,000 के करीब थी जब मैंने ये पॉलिसी ली थी, और अभी निफ्टी ओहो। 22,000 के पास है। तो बेसिकली इट वाज जी। जस्ट लाइक ए शिपिंग काइंड ऑफ थिंग दैट आई ऑब्जर्व। तो मुझे हाँ। उससे कोई ऐसा वो नहीं मिला। समहाउ मैंने आईआईडीए को भी रीच किया, तो जो मैंने उनसे हाँ। पूछा कि आपने किस फंड में निवेश कराया बिरला वालों से, बट उन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ डिटेल नहीं दिया सच मुझे। बार बार उनके यहाँ मैंने इनके जो सेंटर पे भी विजिट किया, तो वहां से भी ऐसा कोई आंसर मिला नहीं। फाइनली मैं सोचा कि ओम्बड्समैन जो जो नोएडा में ऑफिस है वहां जाके इनको कंप्लेंट रेज करूं, फिर लंबा प्रोसेस होगा। फाइनली मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली इट्स लाइक ए काइंड ऑफ चीटिंग विच आई ऑब्जर्व। कोई बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिरला की तरफ से इसमें, जो कहा गया था वो कुछ रिटर्न नहीं मिला था। तो एक लाइफ इंश्योरेंस का मेरे लिए ना यूलिप का कोई सेंस रहा। फाइनली मैंने उसको जो है अभी 1 हफ्ता पहले सरेंडर कर दिया, और जो अमाउंट अच्छा। लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको वापस ले लो और वट एवर वी दैट यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स। अच्छा, तो कितना हाथ में आया आपके? कितना हाथ में जी? आया? कितना हाथ में आया आपके? 3,35,000। 3,35,000। बताइए, 15 साल इंतजार करने के बाद उसमें से आपका खुद का 2,25,000 के ऊपर का निवेश है इसमें। कौन सा यूलिप प्लान था? कुछ नाम याद है आपको? ये बिरला ड्रीम प्लान करके था इनका, बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान। अच्छा कविता, आई हैव वन मोर पॉलिसी सेम, वो भी जी। 2009 में मैंने लिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की है। तो वो भी इसी तरीके से चेप दी थी। एक्चुअली आई वाज फ्रेशर एट दैट टाइम, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो कॉल आता था और कस्टमर केयर से, और ये आपने कब ली? ये आपने कब ली? और पॉलिसी ये भी 2009 में ही ली थी मैंने, 2009 15 साल पहले। तो इसका भी अभी मई में इसका पूरा टेन्योर हो जाएगा, दैट वुड बी ऑन 26 मई। तो इसका अमाउंट सर, क्या नाम बताया? क्या नाम क्या बताया आईसीआईसीआई के? आईसीआईसी का नाम बताता हूँ मैं, 1 मिनट देख के मेल पे आ रखा है। तो उसका भी मैंने जो 15 ईयर्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, और मई 26 को इसका पूरा हो जाएगा। और अभी उसको मैंने 3 लाख पूरा पे किया है, एंड अभी उसका करंट अमाउंट जो है 5,26,000 के करीब दिखा रहा है, यानी आफ्टर 15 ईयर्स। तो मार्केट भी देखें आप, इट्स रीच टू ऑल टाइम हाई, बट इनका बेसिकली आई डोंट नो कि क्या कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें भी वही है, सेम चीज। तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आप उसका नाम ढूंढ के बताइए, तब तक मैं नितेश से बात करती हूँ। और आपके लिए, अब हालांकि एबीएसएल का तो आपने सरेंडर कर लिया, आपको पैसे भी मिल चुके हैं, लेकिन आपके केस से बहुत लोगों को सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी भी तरह का यूलिप प्लान जो है अपने पोर्टफोलियो में ना डाले, कम से कम निवेश की रणनीति इसमें ना ही बनाए। अगर आपको लेना भी है तो आप प्योर एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लीजिए टर्म प्लान के रूप में। नितेश, आपका स्वागत मेरे ख्याल से हमारे शो पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल से हुआ है, एक ऐसा सवाल जो कि बहुत लोगों के ज़ुबान पर होगा, ख़ासतौर से उस वक्त जब वो इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब रिटर्न कई सालों के बाद देखते हैं तो वो तो महंगाई को भी मात नहीं दे पाता है, जो इनके केस में भी हुआ, अली साहब के केस में। हालांकि ये थोड़े से जागरूक मुझे लगे, इन्होंने हल्ला किया, कोशिश की रीच करने की, लेकिन उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई ख़ास सांत्वना देने वाला जवाब भी नहीं आया। बहरहाल, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें से सीख क्या निकल कर आती
सकती है और इनकी तरफ से चूक कहाँ पर हुई? एक चूक जो इन्होंने खुद मानी कि चेप दिया गया प्रोडक्ट और उन्होंने बातों में आके प्रोडक्ट खरीद लिया, जो कि मेरे ख्याल से अक्सर लोग कर लेते हैं इंश्योरेंस में। नितेश। थैंक यू कविता, आज मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। और मेरी खुशनसीबी है कि पंकज जी के साथ को पैनलिस्ट हूँ। सो थैंक यू सो मच पंकज जी एंड कविता वंस अगेन। कविता, आपने जो बोला बिल्कुल सहमत हूँ। अली जी ऑलरेडी समझ रहे हैं कि उनको ये काइंड ऑफ पॉलिसी मिससेल की गई है कि आपको एक रिटर्न बताया गया है कि ये मार्केट रिटर्न देगी। पर कविता, मुझे लगता है जब यूलिप कोई परचेज करता है, एक बात ध्यान में रखनी है कि उसमें 4 से 5 तरीके के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। एक तो हो गया क्योंकि उसमें इंश्योरेंस है तो मोर्टालिटी चार्जेस हो गया, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, उसमें कोई स्विच करते हो आप कोई फंड से दूसरे फंड में, उसका चार्जेस हो गया। तो ऐसे काफी तरह के चार्जेस होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये इनका 15,000 उनको लग रहा है कि वो निवेश हो रहा है, पर वो जब 15,000 की किस्त देते हैं, 15,000 जब निवेश करते हैं या उसका प्रीमियम भरते हैं, तो उसमें से एक अमाउंट कट के ही निवेश होता है। बिल्कुल। तो जैसे हमने एक देखा नितेश, जो जी आपके समझाते समझाते एक सवाल जो मुझे जहन में आ रहा है, ये ड्रीम प्लान की बात कर रहे हैं यूलिप की, क्या इसकी जानकारी आपके पास होगी? क्या आप बता पाएंगे कि ये भी किस तरह का प्लान है? जो आप मॉडल बता रहे हैं उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में इस तरह से पैसे कटते हैं, लेकिन खासतौर से ABSL का जो ये ड्रीम प्लान है यूलिप का, ये किस तरह का है? जरा ये भी अपने जवाब में आप शामिल कर दें। श्योर कविता, आई ट्राई टू इंक्लूड दैट बिकॉज एग्जैक्टली ड्रीम जी प्लान जी। मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कितना चार्जेस अभी कट रहा है। ओके, पर जो मेरी जानकारी यूलिप सब्जेक्ट के ऊपर है कविता, उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज ये 4-5 तरीके के अलग अलग चार्जेस कट रहे हैं और जैसा हमने देखा अल्टीमेटली पैसा आपका जा रहा है, फिर बाकी जो बचता है वो मार्केट में निवेश होता है, बराबर है। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो फंड मैनेजर पर्टिकुलरली यूलिप का कैसे करता है। तो जब ये सारी चीजों को मैं जोड़ दूं तो मुझे लग रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आपको निवेश करना है उसको अलग रखें, आपके इंश्योरेंस को अलग रखें। अगर ये आप, मुझे लग रहा है ये दो चीजों को आप मिक्स नहीं करते हो तो आपके 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स है पर्सनल फाइनेंस के, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आई थिंक अली ऑलरेडी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट कि उनको लग रहा है कि ये मिससॉल्व हुई है। और अभी मेरे हिसाब से उनको डेफिनेटली ये दोनों पॉलिसी रिडीम कर देनी चाहिए, अगर नहीं भी की है तो। बिकॉज मैं जैसे उन्होंने एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने एक रिटर्न निकालने की कोशिश की ओवर द फोन, तो मुझे लग रहा है तकरीबन कविता 5 से 6% रिटर्न भी नहीं बना है। तो जैसे आपने बोला एक एफडी, और या समझ सकते हैं कि एक इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया है, जबकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो मेरा मानना है दोनों चीजों को मिक्स ना करें। अभी जो आपको एक लमसम पैसे आएगी, एक लमसम राशि आएगी जब आप इससे रिडीम कर रहे हो, तो उसको नेक्स्ट 2-3 महीने में एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके क्या टाइम होराइजन है उसको जोड़ के आप वो हिसाब से इसको मार्केट में लगाए म्यूचुअल फंड से। मेरी राय ये है कविता। अली मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं, आपको दूसरी पॉलिसी पर सवाल पूछना है, क्या आपको नाम मिल गया? जी जी, ICICI का लाइफ स्टेज एश्योर है और उसका ड्रीम प्लान था बिरला का। हाँ, ड्रीम प्लान पे तो बात हो गई सर। ICICI का लाइफ स्टेज एश्योर स्टेज अश्योर्ड रेगुलर। अच्छा, इसमें आपने कब कर रखा है ये तो हाँ सेविंग्स प्लान है वही। अमाउंट का हो चुका है टोटल अमाउंट, और इट्स ऑलमोस्ट 15 इयर्स, 26 मई को कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए भी पूछा था, उनको भी मेल किया कि इसका जो रिटर्न है, आई डोंट थिंक मार्केट के डेब्ट फंड को भी अगर मैं एक्श्योर करूं तो डेब्ट फंड की उससे भी बहुत कम है। बट वही उनके पास भी कोई सेम जवाब कि हमारे पास में जो डिटेल्स है वो यही है कि ये अमाउंट का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रहा है आपका 26 मई को आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। चलिए तो ले लीजिए मेरे ख्याल से। हाँ, IRDAI का रोल भी ऐसा कुछ है नहीं, मैं समझता हूँ दे आर जस्ट मीडिएटर, दे आर जस्ट आपको मेल करेंगे कि हाँ हमने उनको बोल दिया है। वट एवर बी द रेस्पॉन्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दे आर जस्ट मेक, वो एक फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग है। बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ भी रही हूँ। तो नितेश, यहाँ पर कहीं और गुहार क्या उठाई जा सकती है? हालांकि सरेंडर अब कर रहे हैं, इनको पैसे भी मिल चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं रेगुलेटर काफ़ी मुस्तैदी से बहुत सारे इन मामलों को निपटा रहा है और एक बाकायदा ग्रीवांस को लेकर बहुत तवज्जो भी दी जा रही है। लेकिन जो इनकी प्रक्रिया रही है आवाज़ उठाने की, वो और कितनी बेहतर हो जा सकती थी? क्या इनकी बात सुनी जा सकती थी? क्या कहेंगे आप?
नहीं, ज़रूर से आप ऑम्बुड्समैन में आप कंप्लेन डेफ़िनिटली कर सकते हैं। पर कविता उसके पहले ये समझने होगा, बिकॉज़ हम जब यूलिप में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी काफ़ी तरह के आप फंड चूज़ कर सकते हो। जैसे मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, डेट फंड हो गया। तो उन्होंने वो क्या चूज़ किया था वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। पर मुझे लगता है देखो, एक फाइन डिस्क्लोज़र तो उधर रहता ही है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मार्केट लिंक्ड है। तो अगर वो फंड ने ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ज़रूर से जब आपने उसको क्लोज़ करने की कोशिश की, वो क्लोज़ क्यों नहीं हो पाई, उसके ऊपर आप डेफ़िनेटली आवाज़ उठा सकते हो और उसमें मुझे लगता है कुछ राहत भी मिल सकती है। तो आपको डेफ़िनेटली ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। अभी आप उसको डेफ़िनेटली रिडीम कर लीजिए। एट द सेम टाइम आप इसको एस्केलेट भी करिए। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और शायद कुछ पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी मिल जाए। अगर ऐसा पता चला है कि ये मिस सेल भी हुई और आप जब रिडीम करने गए तब आप रिडीम भी नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली हमने अली साहब के सवाल पर। अली जी, और अब गलती आपको पता चल गई। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आपकी इस तरह के सवाल से दर्शकों की बहुत ज़्यादा सहायता हुई है समझने में। ऑल द बेस्ट। जो भी आपको अब पैसे मिल रहे हैं उसको सही तरीके से आप निवेश कीजिएगा। चाहिए तो आप हमसे भी एक निवेश प्लान ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना सवाल हमें फिर से भेजना होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी रणनीति हमें जाननी होगी। आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ रितेश फोन लाइन पर है। नमस्कार जी मैम, नमस्कार। मैं 28 साल का हूँ। मैं जी डिफेंस में हूँ। रितेश मेरी 2 बेटियां हैं। जी मैम, जी आवाज आ जी रही है जी क्या? बिल्कुल आ रही है मैं आपकी 28 आवाज़। साल मेरी 2 बेटियां हैं। जी उनके पढ़ाई और शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या इसमें बने रहें जी या कोई चेंज करना पड़ेगा मैम? जी बताते हैं आपको। आप डिफेंस में हैं, फिलहाल कहाँ पोस्टेड हैं? मैम, मैं ये छत्तीसगढ़ में हूँ मैम। छत्तीसगढ़ में हैं आप, ठीक है। आपने 9 पोर्टफोलियो में अपने फंड्स डाले हुए हैं। मैं सभी फंड्स का नाम नहीं लूँगी बिकॉज काफ़ी समय निकल जाएगा और आपकी प्लानिंग भी जी हमें करनी है। पंकज जी के पास ये सवाल है, और बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और 20 से 25 साल का आपका समय है। कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना होगा इस फंड्स के ज़रिए? उनकी शादी और उनकी पढ़ाई के लिए मैम। कोई राशि अपने जहन में आपने तय की है? लगभग मैम 2 करोड़ के आसपास। चलिए 2 करोड़ के आसपास बताते हैं। 2 करोड़ रुपए आपको कैसे मिलेंगे? इस निवेश से मिलेंगे या आपको निवेश बढ़ाना होगा? और साथ ही फंड्स अगर कम करने हैं तो कौन कौन से कम करने होंगे? पंकज जी। जी रितेश जी, देखिए आपने 9 फंड लिए हैं और 9 में से 5 स्मॉल कैप हैं और 3 मिड कैप और 1 फ्लेक्सी कैप। और फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपए, बाकी समय 1,000 रुपए आप निवेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, क्या अगर आप पूरा मार्केट खरीदेंगे तो रिटर्न्स आपके जो मार्केट देगा उतने ही होंगे। आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने हैं तो कुछ सिलेक्शन करना होगा। तो जो फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनमें निवेश कीजिए और बड़ी राशि कीजिए। तो अगर बात करूं, ये जो फंड्स आपने लिए हैं उनमें से अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आप रखें, उसमें अमाउंट बढ़ा दीजिए, 2 की जगह 4 कर दीजिए। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पास में है, उसमें 2,000 रुपीज आप कर दीजिए। एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, उसमें भी आप 2,000 इन्वेस्ट कीजिए। और साथ में क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके पास है, उसमें आप 2,000 रुपीज रखिए। तो इस तरह से मेरे हिसाब से कम फंड्स होंगे, बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा और लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा स्कीम के मुकाबले कम स्कीम रखेंगे तो शायद रिटर्न्स बेटर होंगे। तो ये बदलाव जरूर कीजिए। दूसरी बात है, जो टारगेट लिया है आपने कहा 20 से 25 साल, तो यदि 25 साल के हिसाब से कैलकुलेट करूं कि यदि आप 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं तो 12% के हिसाब से करीब 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और आपने कहा कि 2 करोड़ की जरूरत है आपको। तो देखिए, और 25 साल तो बहुत लंबी बात है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको शायद जरूरत जल्दी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, हर साल अपनी इनकम के हिसाब से 10% ना सही लेकिन 7% भी अगर आप हर साल से बढ़ाते रहेंगे तो भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर मैं 10% की बात करूं तो 25 साल में करीब 4 करोड़ रुपए बन सकते हैं। 10,000 रुपीज पर मंथ, 25 ईयर्स, और 10% के हिसाब से आप अगर स्टेप अप करें, 12% का CAGR हो तो 4 करोड़ बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, तो जिस हिसाब से बढ़े हर साल उस हिसाब से आप बढ़ाते रहिए इन्वेस्टमेंट को। तो अमाउंट सही है, स्कीम के नंबर ऑफ स्कीम कम कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए मेरे पास और भी दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं और एक बार फिर जुड़ते हैं दर्शकों के साथ।
वेलकम बैक। हम कर रहे हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग और अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूंगी। यूट्यूब के ज़रिए नितेश ने अपना सवाल नितेश के लिए हमारा सवाल आशीष ने पूछा है। और नितेश, इनके फंड्स में जो पोर्टफोलियो हैं 8, इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो लगभग 8 हैं। नाम मैं नहीं पढ़ूंगी, समय काफ़ी निकल जाएगा और समय की थोड़ी सी कमी है फ़िलहाल। लेकिन इन तमाम फंड्स में ये 8,000 रुपये हर महीना डाल रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। मेरे पास फ़ोन लाइन पर ये है नहीं शख्स आशीष, वरना मैं कुछ और सवाल भी पूछकर आपको थोड़ा सा और सटीक राय देने में सहायता कर देती, पर फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है। फंड्स को लेकर आपका टेक क्या होगा नितेश? कविता, जैसे आपने बताया और जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उससे मैं इतना समझ पाया हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ये एटलीस्ट 7 साल के ऊपर आयद इन्वेस्टेड रहेंगे या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इन्होंने भी 8 एक फंड लेके रखे। ऑफकोर्स अमाउंट अच्छा है, 64,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे एक ही कैटेगरी के फंड है। जैसे कि फोकस कैटेगरी के हम 3 से 4 फंड देख पा रहे हैं कविता। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे जब एक ही कैटेगरी के फंड्स होते हैं तो नॉर्मली ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, तो इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मानना यह है, एक तो फोकस कैटेगरी जो थोड़ी ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहती है, बिकॉज इसमें आप 30 स्टॉक से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। जो फंड मैनेजर है एज पर सेबी कैटेगराइजेशन 30 स्टॉक से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो इधर कोई अगर बैट रॉन्ग जाती है, उनका कोई अलोकेशन रॉन्ग चला जाता है, तो काफ़ी लंबे समय के लिए आपका रिटर्न साइडवेज हो सकता है या एक पुअर परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, जो कि फिलहाल देखी जा रही है। जो उनकी फोकस कैटेगरी के फंड्स है, आउट ऑफ 3-4 फंड में से 2 के 3 फंड जो उनके फोकस कैटेगरी के है, उसने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं अगर लास्ट 2, 3 या 5 साल की भी बात करें तो मेरा मानना है कि ये फोकस कैटेगरी को हमको थोड़ा साइड में रखना होगा, और हमको फंड वैसे भी थोड़े शॉर्ट करने की ज़रूरत है, ओवरऑल पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है। तो मैं राय दूंगा कि अराउंड 12,500 आप ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में, SBI कॉन्ट्रा फंड में 12,500, HDFC स्मॉल कैप फंड में 12,500, मोतीलाल मिड कैप फंड में 12,500, ये 4 जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें 12,500 इन्वेस्ट करिए, जो हो गए आपके 50,000 रुपये। और एक नया SIP चालू करें 14,000 का पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, तो एक आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा अग्रेसिव है, बट एज और आपकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है ये एक अलोकेशन अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, तो ये सलाह आशीष को मिलती हुई समय लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी एक दर्शक का सवाल ले लूँगी मैं। विवेक कुमार साहब फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। विवेक जी नमस्कार। मेरे पास आपका सवाल है, जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आपको आपकी मदर के लिए। इनकी उम्र 62 साल की है। इसके अलावा और कोई सवाल है? क्योंकि समय थोड़ा कम है मेरे पास, मैं सीधे आपके सवाल के जवाब पर जाना चाहती हूँ। क्या ऐसा कर सकती हूँ मैं? यस मैम, यही क्वेश्चन है मेरा। ऑलराइट, ठीक है विवेक, ठीक है। पंकज जी बताइए। विवेक जी, आपकी मदर की एज है 62, तो पहले तो नॉर्मल जो पॉलिसी होती हैं उसके लिए ट्राई कीजिए। उसमें HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ये पॉलिसी के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि 3 टाइम कवरेज मिलता है डे 1 से। 10 लाख का कवर लेंगे तो 30 लाख का कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, क्लेम फ्री ईयर के लिए 50% आपका ऐड हो जाता है उसमें सम इंश्योर्ड, तो एक क्लेम फ्री ईयर में 50% और 2 साल होगा तो 100% ऐड हो जाएगा, तो ये एक बेनिफिट है। और साथ में क्या है कि नो कोप के पे इसमें कुछ है नहीं, और नॉन मेडिकल एक्सपेंस भी यहाँ पर पे हो जाते हैं, तो इसके लिए आप ट्राई कीजिए। अगर किसी वजह से, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो यदि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ निकल कर आता है कि पॉलिसी नहीं मिल पाती है, तो एक स्टार हेल्थ का रेड कारपेट प्लान है सीनियर सिटीजन के लिए, जहां प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, तो आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। वहां पर को पे का क्लॉज होगा, लेकिन अगर आपको HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर या इस तरह की पॉलिसी नहीं मिलती है, तो वो भी आप माइंड में रखिए कि वो पॉलिसी ली जा सकती है। तो ये 2 चॉइसेस मैंने आपको बताई हैं, और ऑल द बेस्ट टू यू। राइट, चलिए विवेक, ऑल द बेस्ट। और सलाह अगर आप अभी नहीं सुन पाए हैं तो आप फिक्र ना करें, ये हमारा शो जो है वो चैनल के YouTube पर भी जाता है। आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, आज का शो भी मिल जाएगा, आपको सलाह भी नोट डाउन करने में सहायता हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे शो को यहीं समाप्त करना होगा। नितेश आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। और लगे हाथों जाते जाते दर्शकों
को मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। यूट्यूब पर लाइव देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। याद रखिए, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, टैक्स हो या किसी भी तरह की पोर्टफोलियो प्लानिंग करवाना चाहते हैं, हमारे पास आपके सभी सवालों के जवाब होंगे। नमस्कार।